हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। कहते हैं कि खुद की औकात होगी तो दुनिया कदर करेगी। खुद की औकात होगी तो दुनिया कदर करेगी। किसी के पास खड़े होने से अपने किरदार ऊंचे नहीं होते। तो आप समझ सकते हैं इसमें कहा क्या गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, तो इसको आप गौर कीजिएगा। चलते हैं आज की इस सेशन में आगे की ओर। आज का सेशन होने वाला है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर की सेशन। क्वेश्चन जो हम कराते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज लेकर के हम फिर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसमें हम जीके जीएस की 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में टीसीएस द्वारा पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी क्लास प्रोवाइड किए जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो बताइए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ पूछा गया है तो आपको पता होगा वेद कितने होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो वेद 4 होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह तो उपनिषद दिया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको हम बता दें कि सामवेद में संगीत का अध्ययन किया जाता है। किसका? सामवेद में संगीत का अध्ययन, और ये संगीत का भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। और हम देखें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में किसका अध्ययन करते हैं हम? इसमें पूजा पाठ संबंधी, देवी देवताओं, मंत्रों के संबंधी ज्ञान मिलता है। और अगर हम यजुर्वेद की ओर चले तो इसमें यज्ञ संबंधी ज्ञान मिलता है। और अथर्ववेद में चले तो उसमें जादू टोना का ज्ञान मिलता है। आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक जिसके अभिलेख जो है उनके, वो अधिकांश किस भाषा और लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मणी, पाली व ब्राह्मणी, कोई भी विकल्प सही नहीं। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? अशोक का जो अधिकतर अभिलेख है वो प्राकृत व ब्राह्मणी लिपि में है। किसमें? प्राकृत और ब्राह्मणी लिपि में। सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य राजवंश के थे। उनके प्रतिवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए अभी तक। कितने अभिलेख प्राप्त हुए? 33। और जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? तो बताइए किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? तो क्या हो जाएगा? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी में अक्सर क्या होता है? उद्गार देखने को मिलता है अक्सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? कौन सा? एल नीनो जलधारा। वे मौसमी कारक जो मानसून की चाल पर असर डालता है कुछ कम विलेन नहीं माने जाते हैं। इन्हीं में से एक है अल नीनो। क्या है? इन्हीं में से है। ये कहाँ? ब्राजील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेरू के तट पर। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? पेरू के तट पर। पेरू देश के निकटवर्ती गहरे समुद्र में घटने वाली एक हलचल यानी अल नीनो ही किसी किसी मानसून का भविष्य तय करती है। अक्सर कहा जाता है कि अल नीनो या फिर प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने से पूरे एशिया और पूर्वी अफ्रीका के मौसमी स्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। कभी इस वजह से दक्षिण अमेरिका में भारी बारिश के साथ बाढ़ की संभावना बनती है। और भारत में क्या होता है? भारत में पश्चिमी तट और मध्य भागों में अच्छी बारिश होती है, तो कभी यह समीकरण उलट जाता है। इसी को क्या कहते हैं? अल नीनो जलधारा। ये कहाँ होता है? पेरू के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गणतंत्र
होता है गणतंत्र डॉट 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 होता है। क्या होता है गणतंत्र? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत हो, मतलब ऐसा राज्य जहाँ पे क्या हो, अध्यक्ष वंशानुगत हो। तो गणतंत्र क्या होता है ये हमको जानना है इसमें। एक गणतंत्र के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलता है। क्या होता है? विरासत में प्राथमिक पद नहीं मिलता है। और गणतंत्र के अंतर्गत जो पद आता है वो चुन करके आता है। क्या आता है? चुन करके। यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं होता है। इसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनता है और राज्य का प्रमुख कोई राजा नहीं होता है। एक गणतंत्र एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वोच्च शक्ति वोट देने के हकदार नागरिकों के हाथ में होती है और इसका उपयोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों को चुनने के लिए किया जाता है। जैसे आज हमारे भारत देश है, तो भारत देश में क्या किया जाता है? 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं वो वोट देने का अधिकार है उनको, और वो वोट देकर के प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति वाला राज्य, संसदीय पद्धति वाला राज्य जहां पर अध्यक्षीय वंशानुगत रूप से ना हो। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4 नंबर, जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, मतलब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, द्वितीय भाग, नवम भाग। तो किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में, किसमें किया गया है? 4, चतुर्थ भाग में। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो बताइए मुद्रास्फीति किस कारण से होते हैं? उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति जो होती है किस कारण होती है? मुद्रास्फीति गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है। क्या है? अर्थशास्त्रीय अवधारणा है जिसमें बाजार में मुद्रा का प्रसार हुआ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। क्या कहता है? कभी कभी किसी का दाम बढ़ जाता है, किसी का दाम घट जाता है तो बाजार में, तो इसकी गणना की जाती है किससे? मुद्रास्फीति के द्वारा। यह एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है। चीजों की कीमत में बढ़ोतरी और मुद्रा की कीमत में कमी को वैज्ञानिक ढंग से सूचित बद्ध करना मुद्रास्फीति का काम होता है। इससे ब्याज दरें भी तय होती है। करेक्ट आंसर जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, तो कौन सा है औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन? ऑप्शन इसका IDBI, RBI, ICICI, IFCI। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर IDBI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अभियान 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में किया गया था। कब किया गया था? 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आइसोटोन होते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं? सामान्य संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूक्लियस, कोई विकल्प सही नहीं। तो बताइए आइसोटोन क्या होते हैं? इसमें पूछा गया आपसे। तो आइसोटोन एक नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। दोनों परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A अलग अलग लेकिन मूल्य समान होते हैं, इसे आइसोटोन कहा जाता है। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है, सामान्य संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है? तो इससे पहले वाले सेट में भी हम आपको बता चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जब करवा रहे थे। जिसका 7 होता है तो ये उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? अगर पहाड़ पे कोई व्यक्ति चढ़ता है तो वह आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? एक पर्वत पर चढ़ने वाला आदमी स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुकता है। किसके लिए? स्थिरता, मतलब उसका शरीर स्थिर रह सके। आदमी एक पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर झुका होता है या झुक जाता है, क्यों? क्योंकि शरीर की गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के
माध्यम में बनाई गई ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के भीतर होनी चाहिए। तो 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो क्या होगा बताइए? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान वही रहता है जहां भी यह होता है, लेकिन इसका वजन बदल सकता है। द्रव्यमान वही रहेगा, कहीं भी ले जाएंगे तो वजन क्या होगा? बदल जाएगा। ऐसा तब होता है जब वस्तु कहीं विस्थापित की जाती है। कब होता है? विस्थापित की जाती है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। कहाँ होगा? जहां गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा या कमजोर, जैसे चंद्रमा का उदाहरण दिया गया है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कम होता है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से कम है। इसका मतलब है कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कम वजन होता है। मतलब पृथ्वी पर अगर किसी का वजन 1 किलो है तो वहां जाके कुछ घट जाएगा। जब चंद्रमा से पृथ्वी पर एक पत्थर लाया गया तो उसका वजन बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान सेम ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? बताइए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पूछा गया है सही मायने में फल का उदाहरण कौन सा नहीं है? सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो बताइए कौन सा होगा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन एक सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सेब। सेब सही मायने में फल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। अब मान लीजिए कोई प्लॉट है, इससे बाढ़ आने के कारण इसका इतना प्लॉट कट गया, मिट्टी बह गया कट करके, या किसी अन्य कारण से, तो ये क्या कहलाएगा? इसका करेक्ट आंसर बताना आपको। अपर्दन, जीवाश्मीकरण, कैलिब्रेशन, लवणन। तो क्या कहलाएगा? ये तीनों नहीं होगा, अपर्दन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपर्दन। अब पढ़ेंगे मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? जब मिट्टी के परतों का वर्षा द्वारा, बाढ़ द्वारा या किसी अन्य कारकों द्वारा कटकर या बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशम पालन कहलाता है। क्या कहलाता है रेशम पालन? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। रेशम कीट पालन, जिससे रेशम प्राप्त होता है, रेशम तंतु, इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर जाएगा, बाकी ये तीनों इसका गलत है। अगर हम इसमें देखें, ये क्या होता है? सेरीकल्चर एक कृषि आधारित उद्योग है। अगर पूछा जाए सेरीकल्चर किस पे आधारित है, तो कृषि पे। किस पे आधारित होता है? कृषि। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन करना पड़ता है, जो कि कीड़े की कुछ प्रजातियों द्वारा छोड़े गए कोकून से प्राप्त होता है। धागा किससे प्राप्त होता है? कोकून। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, किससे धागा प्राप्त होता है? कोकून से प्राप्त होता है, जो रेशम कीटों द्वारा छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन सा है? बताइए कौन सा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, हरे पौधे। तो कौन सा है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण? तो हरे पौधे। कौन सा है? हरे पौधे। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और किसकी उपस्थिति में होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा ही होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ते में। कहाँ पाए जाते हैं? पत्ते में। पत्ते को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ओरेकल है, बताइए ओरेकल जो है ये क्या है? एक पाचन प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें कोई भी विकल्प सही नहीं। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ओरेकल क्या है? ओरेकल निगमन द्वारा उत्पादित और विपणन की एक बहु मॉडल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। क्या है? ओरेकल निगमन द्वारा उत्पादित और विपणन की एक बहु मॉडल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। यह आमतौर पर ऑनलाइन लेन देन, प्रसंस्करण, डेटा वेयर हाउसिंग और मिश्रित डेटाबेस वर्कलोड चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
ऑप्शन है 15, 16, 12, 11। तो बताइए रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 15 खिलाड़ी होते हैं, सॉरी। इसका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए किस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? द एंड ऑफ इमेजिनेशन, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये कब हुआ था? 1996 में प्रकाशित हुआ था। थर्ड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? अरुंधति राय का पहला उपन्यास है। क्या है ये? अरुंधति राय का पहला उपन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसको बुकर पुरस्कार इसके लिए कब मिला था? तो 1996 में प्रकाशित, 1997 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है? तो बताइए दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन है? आमिर खान, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, सलमान खान। तो बताइए कौन है? अमिताभ बच्चन। स्वस्थ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर में से एक है। वह खुले में सोच के पुरुषों के व्यवहार को बदलने के लिए दरवाजा बंद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है। किसके लिए? दरवाजा बंद अभियान। अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन, ट्रायोड बल्ब का आविष्कार रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, फॉक्स टॉलबॉट, लीडी फॉरेस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेरिकी आविष्कारक और विद्युत अभियंता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लीडी फॉरेस्ट को 3 तत्व ओडियन वैक्यूम ट्यूब पहला व्यवहारिक प्रबंधन उपकरण का आविष्कार करने के लिए श्रेय दिया जाता है। इसमें क्या होता है? इस डिवाइस ने एनटी एंड टी को एक तट से दूसरे तट तक फोन सेवा स्थापित करने में मदद की और इसका इस्तेमाल रेडियो से लेकर टेलीविजन तक के लिए पहले कंप्यूटर में भी किया गया था। तो लीडी फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। कंप्यूटर का पिता तो चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो बताइए कांगड़ा चित्रकला शैली जो है इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो कांगड़ा चित्रकला कांगड़ा की चित्रमय कला है जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक पूर्व रियासत राज्य है। कांगड़ा जो था एक पूर्व रियासत राज्य है हिमाचल प्रदेश का, जिसने कला को संरक्षित किया था। कांगड़ा चित्रकारों ने सब्जी और खनिज निष्कर्षों से बने रंगों का इस्तेमाल किया था। ये कहाँ हो जाएगा? क्या इसका करेक्ट आंसर? हिमाचल प्रदेश। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित है? नहीं है, सॉरी, संबंधित नहीं है। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद में क्रिकेट के क्षेत्र खेलकूद के क्षेत्र में ही दिया जाता है। नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार भी, ध्यानचंद पुरस्कार भी, नॉर्मन वॉरलंग पुरस्कार, ये इससे अलग है। 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर। नॉर्मन वॉरलंग पुरस्कार दिया किसमें जाता है? तो ये कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में। किसमें? कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? नॉर्मन वॉरलंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो 18 ये 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। की जाएगी है कि क्या गया था, ये क्वेश्चन आपसे आएगा। ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। कॉमन हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, कॉमन हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, इसका फुल नेम क्या हो जाएगा? कॉमन हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग एंड कॉमनवेल्थ समिट 2018 लंदन और विंडसर यूनाइटेड किंगडम में 16 से 20 अप्रैल 2018 तक हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था ये? ब्रिटेन के लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए। तीरंदाजी, स्कीइंग, पर्वतारोहण, फुटबॉल। तो बताइए क्या है भूटान का राष्ट्रीय खेल? और
इसे कब पारित किया गया था, कब राष्ट्रीय खेल के रूप में घोषित किया गया था? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। इसे कब घोषित किया गया था और अपनाया गया था? 1971 में। और ये आज का ये जो सेशन है इसको यहाँ ही समाप्त करेंगे। इसमें हमने 25 क्वेश्चन जीके जीएस का किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट SSC MTS की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रामबाण साबित होगा। चलिए कहते हैं, खुद की औकात होगी तो दुनिया कदर करेगी। खुद की औकात होगी तो दुनिया कदर करेगी। किसी के पास खड़े होने से अपने किरदार ऊंचे नहीं होते। इसका मतलब है, अगर आपके पास खुद का औकात है, खुद आपके पास इतना हस्ती है, रुपया है, पैसा है, तो दुनिया आपकी कदर करेगी। अगर आप किसी के पीछे पीछे चलते हैं, किसी के चमचे की तरह काम करते हैं, तो आपके किरदार कभी ऊंचे नहीं हो सकते। तो आप अपना खुद का औकात बनाइए। किसी के पीछे चलने से दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।